वेरी गुड मॉर्निंग। प्रतीक दिस साइड फ्रॉम एप्टीट्यूड 360। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया हो गए एंड अपने अपने घरों के अंदर सुरक्षित हो गए। वैसे तो कोरोना ऑलमोस्ट सब जा चुका है, वैक्सीन वगैरह बन गई है उसकी। एनीवेज फिर भी सुरक्षित रहना अपने अपने घरों में। हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो हम कर रहे थे, ये मैंने दिया था। इसका आंसर आया किसी का? सेलिंग प्राइस निकालना था और अपने आप में अलग टाइप थी और वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है ये, ठीक है। तो जिसका आ गया वो भी अच्छा है और जिसका नहीं आया वो भी अच्छा है। इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। कैसे इसमें था, कैसे सवाल आपका सोल्व होएगा। दो तरीके से सोल्व होएगा और दोनों ही तरीके आसान है, जो आपका मन करे वो लगा लेना। पहले सोल्व करते हैं बिल्कुल आसान तरीका, जो ट्रेडिशनल तरीका है, जैसे कि सब लोग करेंगे इसको, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। A shopkeeper calculates their profit on sale price and other calculate on cost price, ठीक है। सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया तो प्रॉफिट आया 25%। तो मैं मान लेता हूँ सेलिंग प्राइस है 100 रुपये। सॉल्यूशन, सेलिंग प्राइस मान लेता हूँ 100% है, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस का 100% है, 25% प्रॉफिट हुआ है इसको। 25% का मतलब हो गया 25 डिवाइडेड बाई 100 1/4। और ये प्रॉफिट किस पे हुआ? ऑन सेल प्राइस। कैलकुलेट सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया। अब जिस पे भी कैलकुलेट करते हैं हमें पता है वो चीज़ कहाँ होती है। जिस पे भी प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट होता है वो चीज़ होती है नीचे, यानी कि सेलिंग प्राइस होगा ये। अगर 4 हमारा सेलिंग प्राइस है और जिस पे कि 1 रुपये का हमें प्रॉफिट भी कमाना है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 4 रुपये में कोई चीज़ बेच दी, 1 रुपये का हमें प्रॉफिट भी हो गया इसमें, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 3 रुपये हुआ होगा। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आ जाता है CP और SP का रेशियो। चार एंड 1 रुपये प्रॉफिट के बाद ये 3। दूसरे ने क्या किया? दूसरे ने कैलकुलेट किया है 20% प्रॉफिट आया और दूसरे ने कैलकुलेट किया कॉस्ट प्राइस पे, और जिससे उसका 20% प्रॉफिट आया। 20% का मतलब होगा 1/5। ये 5 है हमारा कॉस्ट। 5 रुपये की चीज़ है, 1 रुपये हमें प्रॉफिट चाहिए, तो कितने की बेचेंगे? 6 की बेच देंगे, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल आर इक्वल, सेलिंग प्राइस इक्वल है दोनों आर्टिकल के, ये आर्टिकल फर्स्ट, ये आर्टिकल सेकंड, दोनों आर्टिकल के सेलिंग प्राइस तो इक्वल नहीं है। पहले का 4 है, दूसरे का 6 है, तो इनको इक्वल कैसे करेंगे? 4 3 6 2, 4 3 12, 6 दूनी 12। 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो 3 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 को यहाँ किया तो 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे नए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आ गए हैं? 9 12, ये भी 12 और ये 10। इतना समझ में आ गया। सेलिंग प्राइस हमने बराबर कर दिए हैं, ठीक है। अब इसने बोला है सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल निकालना है, और एक और कंडीशन थी, अगर डिफरेंस ऑफ देयर प्रॉफिट इज़ 150। दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस 150 रुपये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है? आर्टिकल फर्स्ट कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, यहाँ पे इसको कितना प्रॉफिट हुआ? 3 रुपये का। और आर्टिकल सेकंड कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, यहाँ पे इसको कितना प्रॉफिट हुआ है? 2 रुपये का। और दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस 1 रुपये है, और ये 1 रुपये किसके बराबर है? 150 रुपये के। 1 रुपये 150 के बराबर है। तो इसने सेलिंग प्राइस पूछा है हर एक आर्टिकल का। सेलिंग प्राइस कितना है हमारा आर्टिकल का? 12। अगर 150 है तो 12 कितना होगा? 12 गुना 15 18, 180 0, 1800 रुपये आंसर। कितना प्यारा सा सवाल था। ये थोड़ा सा बड़ा तरीका है इसका, इसी को छोटे तरीके से भी करवाऊँगा। दोबारा से एक बार समझा देता हूँ। कैलकुलेट देयर प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया। मान लिया सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया, प्रॉफिट 25% हुआ, कॉस्ट प्राइस पे क्या किया था? 20% हुआ। अब जिस पे इसमें फंसेंगे काम पता है,
इसमें यहीं पे फंस जाएंगे, कैलकुलेट देयर प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, यहीं दिमाग नहीं काम करेगा हमारा। कि जनरली क्या करते हैं, मैं अगर बोलूँ 25% प्रॉफिट है, ठीक है, 25% का प्रॉफिट 100 का सामान 125 में बेच दिया होगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेट ऑन कॉस्ट प्राइस ही होता है, लेकिन इसमें बोल दिया सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया हमने। कॉस्ट प्राइस वाला तो हम निकाल देंगे, दिक्कत आएगी हमें सेलिंग प्राइस में। जिस फ्रैक्शन देखना है, और मैंने बताया था फ्रैक्शन के अंदर जो डिनोमिनेटर में होता है वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होता है। कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस पे, और 25% प्रॉफिट है, डिनोमिनेटर में मान ली 4 ये होगा, सेलिंग प्राइस होगा। 4 रुपये की कोई चीज़ बेचनी है हमें, जिसमें बेच दी है हमें, और 1 रुपये प्रॉफिट भी हो गया, यानी कि 3 रुपये की इसकी कॉस्ट आई होगी। ये है ओरिजिनल वैल्यू इनकी। तीन, 4 और ये एक और ओरिजिनल थे, 5 का सामान 6 में बिका, ठीक है, ये इनकी ओरिजिनल वैल्यू है। सेलिंग प्राइस बराबर करने से बराबर कर दिए, और ये रेशो आ गया। पहले आर्टिकल 9 रुपये का था, 12 का बिका, 3 रुपये प्रॉफिट हुआ, दूसरे में 2 रुपये प्रॉफिट होगा, दोनों का डिफरेंस इसने 150 बोला है, क्वेश्चन में 150 बोला, लेकिन हमारा तो 1 रुपये आ रहा है। अगर एक 150 है तो 12 कितना होगा, 150 गुना 12, 1800 रुपये आंसर हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। दूसरे तरीके से सेम क्वेश्चन को, दोनों ही तरीके आसान है, समझने की बात है, ठीक। मान लेता हूँ सेलिंग प्राइस अनदर वे, मान लेता हूँ सेलिंग प्राइस मेरा है 100%, ठीक है। पहले को प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस 100 है, पहले को प्रॉफिट हुआ आपका 25 रुपये। सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया, 100 का सामान था और 25 प्रॉफिट हुआ, यानी 100 रुपये की चीज़ 25 रुपये प्रॉफिट के साथ 125 की बेच दी होगी, डिफरेंस 25 आ गया, ठीक है। ये इसका 25 प्रॉफिट हो गया, राइट। दूसरे ने क्या किया है कि 20% का प्रॉफिट है और कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया है, ठीक है, और साथ में बोला है हमें कि सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल का बराबर है। सेलिंग प्राइस हम 100 रुपये मान चुके हैं, दोनों आर्टिकल का मान लिया 100 रुपये, ठीक है, और 20% प्रॉफिट है। 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 5 रुपये का कोई सामान है, 6 रुपये का दिया होगा कॉस्ट सेलिंग, और ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 से 6 अब डायरेक्टली आप सब लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस 100 है जो हमने अज्यूम किया है, प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपया प्रॉफिट हुआ है। अगर 600 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, 50/3, यानी कि इसका प्रॉफिट आ गया 50/3%, ठीक है। दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस 25 माइनस 50/3, ये हो जाएगा आपका 375 माइनस 50, 25/3, और जिसकी वैल्यू दी है डिफरेंस 150 के बराबर है। अगर ये 150 है तो 3 निकाल दो, कितना है, 25/3, 25 छिका 6 1800 आंसर। सिंपल, ऐसी थी ये टाइप। थोड़ा सा बस समझना था क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे कैसे घुमाया हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। दोनों ही तरीके आसान है, मेरे अकॉर्डिंग ये वाला ज़्यादा आसान है। उसमें रेशो में फिर भी आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे, दिमाग नहीं चलेगा। और इसमें कन्फ्यूज़न कहाँ होती है, अभी मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में अगर इस तरीके से करोगे तो कहाँ पे फंसोगे, गलती एक ही करोगे इसमें, बस एक ही गलती होती है, और वो गलती ये होगी, वो गलती यहाँ पे होएगी। 6 की 100 है हमें पता है, तो हम 6 बराबर 100, हम सीधी इस 5 की वैल्यू निकालेंगे, 5 बराबर 100 डिवाइडेड बाई 6 इंटू में 5, जो कि गलत है, यहीं चेंज हो जाएगा। ये 6 है कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस।
हमें चाहिए प्रॉफिट, मैंने डिफरेंस दिया है, प्रॉफिट का डिफरेंस है 5 में से 6 तो 1 है, ये 1 इसलिए कैलकुलेट हुआ है। अदरवाइज़ हम फ्लो में 600 है तो 5 की वैल्यू निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन को कैलकुलेट कर देंगे, आंसर गलत आएगा। ठीक है, यही ध्यान रखना है इसमें, ये एक कैलकुलेट करना है जो कि हमारा प्रॉफिट है, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा इसमें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट टाइप पे, और इससे नेक्स्ट टाइप होगी हमारी, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आसान सी टाइप है। चलते हैं अगला टाइप का, ये टाइप 16-17 थी, 18वीं टाइप। ए ने कोई चीज़ बेची बी को 20% के प्रॉफिट पे, बी ने सेम चीज़ बेच दी सी को 20% के लॉस पे। सी का उसने दे रखा होगा कॉस्ट प्राइस, तो बोलेगा ए का कॉस्ट प्राइस क्या है। ये है क्वेश्चन, सिंपल सा है, रेशो बेस्ड है, रेशो से सॉल्व होगा ये। ए बी 20% का प्रॉफिट बेची, मान 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 1/5, 5 का 6 में। बहुत बार करा चुका हूँ ये चीज़ मैं आपको। ठीक है, तो 20% का लॉस 5 का 4 में बेच दिया होगा। रेशो निकाल लो, ए बी सी। ये रेशो कैलकुलेट करना हम सीखेंगे रेशो वाले चैप्टर में। अभी के लिए इतना ध्यान रखना, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है इसको उल्टा एन करके, ऐसे मल्टीप्लाई होती है ए बी सी के रेशो कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25, 30 और 24। ठीक है, और इसको कटाई छटाई नहीं हो सकती इसकी, इतना ही। चौबीस की वैल्यू दी है हमें 4500 रुपये, तो ये पूछेगा 25 दूनी 50 और 2 जीरो एक्स्ट्रा, आंसर 5000 रुपये आंसर। कोई दिक्कत समस्या इस सवाल को समझने में? हाँ, मैं बताता हूँ क्या है इसमें दिक्कत। इसमें दिक्कत आपको आ रही होगी, कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा कि हमने ये क्यों नहीं लिया, ये क्यों लिया। मैं बताता हूँ क्या होगा उनके। ए बी बी सी, इसको एक्सपेंड यानी कि बड़े फॉर्म में लिखता हूँ अब, तो समझ में आएगी दिक्कत कहाँ पे आ रही है आपको। अब 100 रुपये का था तो 120 का बेच दिया होगा। ए ने कोई चीज़ बी को बेच दी, 100 की थी 120 की बेच दी होगी। अब फिर उसने बोला बी ने वही चीज़ उठा के सी को बेच दी 20% के लॉस पे, तो इसमें दिक्कत आपको बताऊँ क्या आ रही होगी। ये तो कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, ये 120 रुपये जो है बी के लिए तो कॉस्ट प्राइस बन गया ना। मैंने कोई चीज़ आपको दी है, मैं कितने मर्जी रुपए की लाया हूँ, मैं मान लीजिए उस चीज़ को मैं x रुपये की लाया हूँ या 100 रुपये की मैं लेके आया हूँ उस चीज़ को, 10% अपना या 20% में प्रॉफिट कमा के मैंने आपको दी, आपने परचेज़ की, आपके घर में तो 120 की आई, आपके लिए तो जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो आपका कॉस्ट प्राइस है, यही है ना। मेरा सेलिंग प्राइस आपके लिए कॉस्ट प्राइस है, तो ये 120। अब फिर मैं कह रहा हूँ कि बी ने सेम चीज़ सी को बेची 20% के लॉस पे, तो आप सोचोगे जब 120 रुपये की बी को पड़ रही है तो 120 का ही तो 20% कम करके लिखना चाहिए था, तो 100 क्यों लिख दिया यहाँ पे। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा अभी 120 यहाँ पे आना चाहिए था, और उसके बाद इस पे 20% कम करो, 120 पे 20% कम करो, 20% 1/5, 5 का समान 4 में। ठीक है, ये हो गया कम, 1/5। ठीक है, और आपके अकॉर्डिंग 5 दूनी 10, 4 24 4 चौक 16 96, यहाँ पे 96 आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ 96 आना चाहिए था अगर हम 120 लेते तो ये ऐसे होती कैलकुलेशन फिर। लेकिन इसमें दिक्कत बताऊँ क्या आएगी,
ये अब रेशो नहीं रहा, ये पूरी पूरी वैल्यू है। ए की वैल्यू 100 होगी, बी की वैल्यू 120 होगी, बी की वैल्यू यहाँ पे भी 120 होगी और सी आ गया 96। लेकिन ये तीनों चीज़ कनेक्टेड है रेशो में। अगर इस तरीके से निकालोगे ना तो आंसर आएगा नहीं, ठीक है। आंसर क्यों नहीं आएगा? कैलकुलेशन में आप जाके फंसोगे, ये तरीका गलत है, क्योंकि ऐसे यहाँ पे 120 लेना ही होता। हम इसको इंडिविजुअल 100 इसीलिए मानते हैं सो दैट कि ये तीनों चारों वैल्यू रेशो में आए और ए बी सी डी रेशो के तरीके से हम इस चीज़ को तीनों की एक साथ वैल्यू निकाल लें, जैसे कि यहाँ पे किया है। और इसका सही तरीका यही होता है, गलती इसमें यही होती है बस क्वेश्चन में, और कोई गलती होती ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका बेस्ट वे ये है। एंड दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का, बिल्कुल एक लाइन में ख़त्म होता है जो, ए सेल एन आर्टिकल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। मान लेता हूँ ए का कॉस्ट प्राइस ए रुपये ही है, ए ने अपनी चीज़ 20% के प्रॉफिट पे बी को बेच दी। 20% का प्रॉफिट यानी कि 100 जमा 20 120, ठीक है, इतने पे बेच दी होगी। ये आया ए का सेलिंग प्राइस, इतना समझ में आ गया। ए की कोई चीज़ थी 120% के प्रॉफिट पे बी को बेच दी, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो गया। और ये सेम सेलिंग प्राइस बी के लिए कॉस्ट प्राइस बन गया। बी ने ये सेम चीज़, ये यूं का यूं बी ने ख़रीदा है, तो बी के लिए तो वो कॉस्ट प्राइस होगा ना। ये सेम चीज़ बी ने 80% के लॉस पे किसको बेच दी? सी को बेच दी। और इसने दिया है सी का कॉस्ट प्राइस। अब बी ने सी को बेची है तो बी का सेलिंग इज इक्वल टू सी का कॉस्ट हो गया। सी का कॉस्ट इसने दे दिया, कितना है? 4800। और ए का कॉस्ट प्राइस पूछा इसने, ए का कॉस्ट प्राइस पूछा, कर दो कटाई छटाई, 2 0 से 2 0 ये गई, और ठीक है, ए इंटू में 12 8 96 इज इक्वल टू 48 इंटू में 4 0 1 2 3 4 48 दूनी 96 2 5 0 0 0, ये आंसर आ गया। एक ही लाइन में ख़त्म क्वेश्चन। या तो आप इस तरीके से कर लो रेशो से, रेशो नहीं समझ में, दिमाग में नहीं घुस रहा, तो ये तरीका भी सबसे बढ़िया है, एक ही लाइन में आंसर आ जाता है इसमें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या लिखनी है मैं आपको बता देता हूँ। ए ने कोई चीज़ बेची बी को 10% के प्रॉफिट पे या 10% के लॉस पे, मान लो 10% का लॉस यानी कि 10 की चीज़ 9 में बेच दी होगी। बी ने वही चीज़, ए ने बी ने सी और फिर सी ने डी, वही चीज़ बेची है अगेन 10% के लॉस पे। अब 10% का लॉस का मतलब ये नहीं है कि 9 का हम करें 9/10, ऐसे नहीं करना इसको, ठीक है। इस बी को ना दोबारा से 100 मान लो, इंडिविजुअल एक और चीज़ मान लेते हैं। बी का कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपये होगा और 10% के लॉस पे बेच दिया, यानी कि 10 रुपये की चीज़ 9 रुपये में बेच दी। सी ने सेम चीज़ डी को बेची 10 की 9 में, यानी कि 10% के लॉस पे। ए ने बी को बेची 10% के लॉस पे, बी ने सी को बेची 10% के, और सी ने फिर डी को बेच दी 10% के लॉस पे। अब बोल देगा डी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कुछ है 7290 मान लेते हैं, ये कॉस्ट प्राइस है डी का। तो ए का पूछ लेगा कितना है। ए बी सी डी, ये जो ऐसा होता है ना, ये हमें डी की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू निकालनी है। ये सब हम रेशो के अंदर सीखेंगे कि कैसे हम रेशोज़ को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी के लिए ए की वैल्यू आ जाएगी 1000 और ये आ जाएगा 729, 10 का मल्टीपल है तो आंसर, ठीक है। क्योंकि हमने रेशो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो माइट भी ये चीज़ आपको समझ में ना आए कि ये ए से डायरेक्ट डी कैसे निकल गया। वैसे इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, जब ऐसे दिखे ना ए से बी, बी से सी, सी से डी,
इन तीनों को सीधे मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों को सीधे मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू आती है ए की और ये वैल्यू आती है डी की। ठीक है, बी और सी की बाद में कैलकुलेट करना सिखा देंगे, और बी और सी की पूछेगा भी नहीं, लास्ट देगा पहले ही पूछेगा। इसमें यही ट्विस्ट है क्वेश्चन में, लास्ट देके सी और डी की नहीं पूछेगा। अगर सी और डी की पूछ दी तो हम डायरेक्टली निकाल देंगे। जब हम मान सीधा सीधा एक हो रहे हैं तो फालतू का लिखना ही क्यों हमें, इसलिए जानबूझ के क्वेश्चन को टेढ़ा करने के लिए हमेशा लास्ट देगा और पहले पूछेगा। ठीक, दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे करें, जो ये प्रॉफिट लॉस वाला तरीका है। ए ने कोई चीज़ बी को बेची, मान लेता हूँ ए का कॉस्ट प्राइस ए था और बी को बेच दी 10% के लॉस पे, 10 का सामान 9 में बेच दिया होगा, और फिर बी ने बेच दिया सी को सेम 10% के लॉस पे, और फिर सी ने बेच दिया डी को सेम 10% के लॉस पे। डी की वैल्यू दी है 729 और ए की बता दो 999 81 1 2 3 9 का क्यूब और 3 जीरो उधर चली जाएगी। ठीक है, और क्यूब के नाम की एक इस तरफ आ जाएगी, 729 थे। ठीक है, ऐसे हो जाता है। ये समझना इतना ही है, ए का ये था कॉस्ट प्राइस, ये इतनी चीज़ बी के लिए, ये तो ए के लिए तो ये सेलिंग प्राइस है, और ये जो चीज़ है ये जो आया इतना, ये बी के लिए कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, बी को तो इतने में पड़ा ना। अब सेम चीज़, अब ये बन गया इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलिंग प्राइस, इतना तक तो है ना सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस इसके लिए, डी के लिए कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, मतलब इतना। कॉस्ट प्राइस फॉर डी। ठीक है, अब डी का ये कॉस्ट प्राइस है, डी ने क्या किया है, अगेन से जो भी प्रॉफिट है जो भी लॉस है उसके अकॉर्डिंग बेच दिया, तो उसकी वैल्यू दी होती है। पता, ऐसे तो करना है प्रॉफिट लॉस का, ये तो तरीका है, और रेशो से ऐसे होता है। ये एक लाइन में बिठा के आराम से कटता है अगर समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, और ना समझने वाला इसमें कुछ है ही नहीं। ए ने कोई चीज़ 10% के लॉस पे बी को दी, बी ने वही चीज़ 10% के लॉस पे सी को दी, सी ने वही चीज़ 10% के लॉस पे डी को दी, और डी का दे रखा है, डी का क्वेश्चन में दिया वही का पूछेगा, सिंपल। तो अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आए, क्योंकि इतना मुश्किल है नहीं है समझना, अगर फिर भी कोई भी ना समझ में आए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताना कि इसमें क्या नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया है, क्या नहीं समझ में आया। उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं आपको सेम वही टाइप जो है दोबारा से एक बार रिपीट करा दूंगा ढंग से खोल के। ठीक है, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप के अंदर। 1 2 3 हो गई हैं, इसके बाद अगली टाइप, और वो टाइप काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, स्टेटमेंट लिखता हूँ फटाफट से उसकी, एंड उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। एक शॉपकीपर ने टेबल बेची 6200 की और चेयर बेची 2600 की, देन ही गोट ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। पूरी ट्रांजेक्शन में ऐसा करना 10% प्रॉफिट हो गया। अगर वो टेबल को बेचता 6000 रुपये की और चेयर को बेचता जितने की उसने वो खरीदी है, तो ऐसा करने से उसको 12.5% का प्रॉफिट होता है पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन में। तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना था एक टेबल का और एक चेयर का। क्वेश्चन समझ में आया? टेबल चेयर बेची, एक 2600 की बेच दी, एक 6200 की बेची, तो उसको 10% का प्रॉफिट हो गया। अगर उस टेबल को बेचता 6000 रुपये का और चेयर को बेचता जितने की उसने खरीदी थी उतने की, तो 12.5% का प्रॉफिट होता। तो हमें हमसे पूछा है कि कॉस्ट प्राइस बताओ दोनों का, टेबल का और चेयर का। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है और सिंपल सा सवाल है, समझने की बात है बस। करते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस टेबल का तो टी है और चेयर का सी है, ये मैंने मान लिया इन दोनों की कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब इसने क्या किया है, टेबल फॉर 6200 और चेयर फॉर 2600। टेबल बेची है 6200 रुपये की
चेयर बेची है 2600 रुपये की, टोटल टेबल प्लस चेयर का सेलिंग प्राइस आ गया 8800, ठीक है। और ऐसा करने से 10% का प्रॉफिट हुआ होल ट्रांजैक्शन में। 10% का प्रॉफिट का मतलब है 10 की कोई चीज़ इसने 11 रुपये की बेची होगी। अगर 10 की कोई चीज़ 11 की बेची और 11 की वैल्यू हमारे पास आई है 8800 रुपये, 8 का मल्टीपल है, इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस होगा 8000 रुपये, उसका कॉस्ट प्राइस होगा टेबल और चेयर का दोनों का। यहाँ तक कोई दुविधा दिक्कत समझने में? 6200 दिया है, 2600 दिया है, टेबल का कॉस्ट 6200 है, चेयर का 2600 है, टोटल हमने देख लिया, सेलिंग प्राइस इसका 8800 रुपये आया। ऐसा करने से उसने बोला था 11 का 10 का प्रॉफिट हुआ है, 10 का प्रॉफिट ये किया, ये सेलिंग प्राइस है, तो हमें कॉस्ट प्राइस यहाँ से पता लगी कि ये हमारा कॉस्ट था इसका, ठीक है। अब क्या बोला दूसरी लाइन में, अगर बेचता टेबल को 6000 रुपये, ये लो 6000 की टेबल बेच दी, और चेयर को बेच देता कॉस्ट प्राइस पे, हमें नहीं पता कॉस्ट प्राइस कितना चेयर का, अगर बेच देता जितने की भी आई थी, ठीक है, ये हमें निकालना है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, तो उसको 12.5% प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होता है 12.5%। कॉस्ट प्राइस बताओ टेबल और चेयर का। हमें पता है कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूले रटवाए थे दूसरी तीसरी क्लास में ही मैंने। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बताया था कि बार बार यूज़ होंगे, जो अच्छे वाले क्वेश्चन बनेंगे। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट, और अगर लॉस हो रहा है तो माइनस में लॉस परसेंट, ठीक है। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। कॉस्ट प्राइस निकालना है हमको, कॉस्ट प्राइस निकालना है टेबल और चेयर का। कॉस्ट प्राइस 6000 प्लस चेयर, कॉस्ट प्राइस पे चेयर का मान लेता हूँ सी है इसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो उसको 12.5% का प्रॉफिट होता है, मतलब ये क्या आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। और हमें पता है, हमने सीखा था कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100। ये आ गया सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, यही था ना। सेलिंग प्राइस ये रहा, मतलब 6000 प्लस सी, ये सी क्या है, कॉस्ट प्राइस है चेयर का, किसके बराबर होगा, कॉस्ट प्राइस जो हमने पहले निकाला हुआ था 8000 रुपये, 100 प्लस प्रॉफिट हुआ कितना 12.5, 12.5 का प्रॉफिट है, यानी कि 112.5%, परसेंट के नाम का 100 नीचे, और ये पॉइंट उड़ाओ, 1 0 और आ जाएगी नीचे, 1125 डिवाइडेड बाय 100, 8 5 40, 8 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 4 20, 1 0 और 8 एकम 8 और 2 10, 1 0 और 9, ये हो जाएगा 6 प्लस सी। चेयर का कॉस्ट आ गया 9 में से 6 गए 3000, 3000 हो गया चेयर का कॉस्ट। अगर टोटल कॉस्ट प्राइस ये जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था 8000 है, 8 में से 3 चेयर है, तो टेबल का कितना आ गया 5000। आंसर। अच्छा क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब तक ये फॉर्मूला में याद नहीं होगा ना, और इस फॉर्मूले का कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे लगेगा, तब तक गारंटी ये क्वेश्चन सोल्व हो ही नहीं सकता। यहाँ तक लिया होगा इस सवाल को, इसके बाद आगे अटक जाएगा, इसके बाद इतना लिख दोगे, ये भी कर दोगे, आगे नहीं दिमाग चलेगा। आगे क्या करेगा हम, आगे तभी दिमाग चलेगा जब उनको ध्यान में होगा ये फार्मूला, ये फार्मूले नाम की चीज़ होती है। इसीलिए याद रखना कि फार्मूले कहाँ ज़रूरी है और कैसे यूज़ करने हैं हमें, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, और मिलते हैं हमें नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में मेरे ख्याल इसकी 3 या 4 टाइप और जितनी भी बची होंगी वो आपको करवाई जाएंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और
प्रैक्टिस करते रहना, बिना प्रैक्टिस के इतना पढ़ाने लिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, सब बेकार है। देखोगे मतलब वीडियो देख के और उन्हीं सवाल को करना, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे वीडियो तो देखो ही मत। अगर देख रहे हो तो इतनी टाइप हो चुकी हैं, कितनी 19 टाइप हो चुकी हैं आपके। मेरे ख्याल से राकेश यादव बुक में होंगे करीब करीब प्रॉफिट लॉस के 300-400 क्वेश्चन होंगे। 300-400 में से 100-150 क्वेश्चन के आसपास ऐसे बचेंगे जो सॉल्व नहीं होंगे। बाकी ये 19 टाइप अगर ढंग से करी होंगी तो सारे के सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होंगे। पहले फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन था, सेकंड में डिसऑनेस्ट ऑनेस्ट सेलर था। पहले 3-4 लेक्चर में से आपके 40-50 सवाल निकल जाएंगे, जो पहले 3 वीडियो थे प्रॉफिट लॉस के, उसी में है सारा बेसिक और उसी में से घुमाता रहेगा सवालों को। उसके बाद तो टाइप है, टाइप अगर आपको याद है तो क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं तो प्रैक्टिस करो फिर और क्या। ओके ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।